हेलो गाइस, मैं विष्णु चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल डायलॉग। आज मेरे साथ है विपुल मालवीय वंस अगेन। विपुल ने इससे पहले डीएफसीसीआईएल एग्जाम के बारे में दो वीडियो मेरे को दिए हुए हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो लिंक। पहले वीडियो में विपुल ने बताया कि एग्जाम प्रोसेस क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव एग्जाम की। सेकंड वीडियो में विपुल ने बताया कि भाई जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब प्रोफाइल कैसी है, मेडिकल क्या होता है और उस सब के बारे में कंप्लीट डिटेल दी थी। आज इस वीडियो में विपुल को मैंने बुलाया कि उन दोनों वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं एस्पिरेंट्स के, जो रिसेंट रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है डीएफसीसीएल का, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज है। तो वो सब आज डिस्कस करेंगे विपुल से। विपुल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू। विपुल, सबसे पहले ये सवाल लो कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में डाउट है कि सिर्फ बीटेक अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर करो आप। तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला है टीएफसीसीआईएल का, उसमें अलग अलग पोस्ट है। तो आप देखेंगे कि उसमें जो एलिजिबिलिटी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रहे हैं वो मिनिमम एजेंशियल क्राइटेरिया है। उससे हायर क्राइटेरिया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट टू मतलब ये है कि आपकी स्ट्रीम मैच होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल का आईटीआई मांगा है और आप इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो तो अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए है तो उसमें डिप्लोमा का दिया हुआ है तो बीटेक ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हो। जो क्वालिफिकेशन दिए वो मिनिमम एजेंशियल है तो। हाँ, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो, जितने भी बीटेक होल्डर हैं दे सकते हैं, कोई बिना डाउट क्या फॉर्म भरिए एग्जाम दीजिए। और हाँ इवन विपुल खुद जो मेरे साथ हैं, ये अभी आईईएस है, इंडियन रेलवे में अभी ट्रेनिंग चल रही है आईआरएस ऑफिसर, तो इन्होंने खुद ये बीटेक किया हुआ है, इन्होंने भी पास किया है, तो बीटेक वाले आराम से दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विपुल, दूसरा सवाल ये सबसे बड़ा है लोगों के दिमाग में कि क्या ये सरकारी नौकरी है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। पीएफसीसीएल पीएसयू है ना, तो ये सरकारी नौकरी है ना ही ये प्राइवेट नौकरी है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब सरकार के द्वारा चलाई गई कंपनी है बेसिकली, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। 50% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कंपनी है। 50% से कम शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने सुना होगा जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा है, जैसे रिसेंटली बीपीसीएल का हुआ था, तो 50% से कम शेयर हो गए गवर्नमेंट के उसमें, तो फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेट के आ जाते हैं और फिर उनकी ज्यादा चलती है, तो डिसीजंस वगैरह जो प्राइवेट पार्टनर्स है वो ले पाते हैं। तो ना तो बस यही है, पीएसयू जॉब है अभी फिलहाल का। तो डीएफसी का ये है कि 100% जो शेयर होल्डिंग है मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन फेज में है। जापान फंडेड प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। जैसे ऑपरेशन फेज में आ सकता है तो हो सकता है इसकी शेयर होल्डिंग थोड़ा डाइवर्स करे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में थोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल तो गवर्नमेंट है और आई होप आगे भी गवर्नमेंट ही रहेगा। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो ये है कि ना गवर्नमेंट है ना प्राइवेट। ठीक है, ये सीन। ओके, तो विपुल अगला सवाल ये है कि जैसे अभी रिक्रूटमेंट आया है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी है और जूनियर मैनेजर के लिए भी है। बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि किसके लिए अप्लाई करें, एग्जीक्यूटिव के लिए करें कि मैनेजर के लिए या दोनों के लिए करें, क्या विचार है आपका। तो जो ये जूनियर मैनेजर के लिए तो मिनिमम एजेंशियल जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। और बाकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए डिप्लोमा, आई थिंक आईटीआई जो है मांगा गया है। तो दोनों जो ये जॉब है काफी डिफरेंट है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की जॉब है, और जो जूनियर मैनेजर है वो एग्जीक्यूटिव कैडर की जॉब है और E2 स्केल पे है। E0 पे जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है वो आपने देखी होगी, उसके 4 साल बाद प्रमोशन होकर आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है। उसके बाद एक एग्जाम होगा, उसके बाद जो ये जूनियर मैनेजर 3 साल बाद प्रमोशन। एग्जीक्यूटिव से जूनियर मैनेजर जाना भी 7 साल आपको लग जाएंगे। जबकि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है वो अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की और एग्जीक्यूटिव से भी नीचे की जॉब। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अगर कोई ग्रेजुएट है, बीटेक ग्रेजुएट है, तो दोनों के लिए अप्लाई करें। एक में इंटरव्यू है, एक दूसरे में इंटरव्यू नहीं है। वो भी है, पेपर का थोड़ा लेवल भी टफ रहेगा जूनियर मैनेजर में। बेसिक पे में भी डिफरेंस है, 50,000 बेसिक पे है जूनियर मैनेजर का। जूनियर एग्जीक्यूटिव का आई थिंक अराउंड 25,000 बेसिक पे है। काफी डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आप बता रहे हैं कि अगर जो एलिजिबल हैं जूनियर मैनेजर के लिए उनको जरूर एग्जाम देना चाहिए।
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ हाँ, जूनियर मैनेजर तो एक्चुअली जो गेट के थ्रू जो होता है वो उसके इक्विवेलेंट हो गया ऐसा। तो विपुल, एक अगला सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा गया कि 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इसके अप्लाई के करने के लिए, तो ये 60% मार्क्स कैसे हैं? मतलब टोटल मिला के 4 साल का है, या फाइनल ईयर में 60% आ गया है तो भी चल जाएगा? इस पे क्या कहना है आपका? नहीं नहीं, ये जो है टोटल मिला के जो भी 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, उसका पूरा एवरेज मिला के, सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, जो भी सबका एवरेज मिला के 60% से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पहले दूसरे साल में 50% है, लास्ट ईयर में 60% से ज्यादा तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एवरेज जो है 60% से ज्यादा होना चाहिए, जितने भी साल का आपका कोर्स है उस साल। बेसिकली अगर आपका टोटल एवरेज 60% से ऊपर आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, वो अपनी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हो जाता है। एक अगला सवाल है कि डीएफसीसीआईएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years एज पर एक्सटेंडेड पॉलिसी। तो एक कैंडिडेट ने पूछा है कि क्या इसका मतलब है कि 2 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब कोई भी जॉब देख लीजिए आप, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर इट्स अ पब्लिक सेक्टर जॉब, या चाहे प्राइवेट जॉब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो जॉब्स है, सब में प्रोबेशन पीरियड होता ही है। प्रोबेशन पीरियड में आपको टेम्परेरी माना जाता है, आपकी सर्विस को देखा जाता है, निकाला नहीं जाता यार। किसी को भी ऐसा हुआ नहीं कि प्रोबेशन में निकाल दिया जाता है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ बड़ा कुछ स्कैम कर दे, कुछ बड़ा कांड कर दे, बड़ी कुछ गलती करते हैं। तो ये होता है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको निकालना बहुत आसान होता है। कुछ भी इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट नहीं होगी, ना हमारी कुछ बात सुनी जाएगी। डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स होते हैं, उनके तहत भी आ नहीं पाते जब तक सर्विस कंफर्म नहीं होती है। वो डीएफसी में भी है तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, तो 2 साल तक सही से नौकरी करनी है। उसके बाद जब सर्विस कंफर्म हो जाती है, तो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स है उसके अंडर आप आते हैं। फिर पूरी इंक्वायरी होती है, पूरी हियरिंग वगैरह होती है, पूरा आपको मौका दिया जाता है, आपको सुना जाता है गलती किस वजह से हुई है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, आपको इजीली निकाला नहीं जा सकता सर्विस कंफर्म होने के बाद। तो ये बेसिकली डिफरेंस है प्रोबेशन पीरियड और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। ओके विपुल, अगला सवाल ये है कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, किसी का जैसे रेलवे के ग्रुप डी में कोई जॉब कर रहा है, कोई है जो डीएमआरसी में एज ए जूनियर इंजीनियर ऑलरेडी वर्किंग है। इनका सवाल है कि क्या हमको ये जॉब छोड़ के इस डीएफसीसीआईएल में जाना चाहिए कि नहीं? इस पे आपका क्या सजेशन होगा? ठीक है, तो सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी के इक्विवेलेंट अगर कोई जॉब में आप अगर डीएफसी में आ रहे हो, तो वर्किंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली है। डीएफसी को भी रेलगाड़ी चलानी है और उस टाइप से काम होगा, मतलब डीएफसी का और इंडियन रेलवे के ग्रुप डी से कोई आ रहा है। तो देखिए सैलरी, अगर आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस कीजिए, सैलरी जहाँ ज्यादा मिले वहाँ देख लेना चाहिए, बाकी काम तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। दूसरा है डीएमआरसी जूनियर इंजीनियर, तो डीएमआरसी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर एज कम्पेयर टू डीएफसीसीआईएल। तो डीएमआरसी में काम कर रहे हैं जो जूनियर इंजीनियर वगैरह, उनको वही रहना चाहिए, अच्छे से वही काम करना चाहिए। हाँ, ये है, अगर कोई जूनियर इंजीनियर डीएमआरसी में है और उसका जो मैनेजर में अगर सिलेक्शन होता है, जूनियर मैनेजर में सॉरी, तो उसको जाना चाहिए। हाँ विपुल, अगला सवाल ये कि कुछ लोगों का डाउट है, जैसे क्या रेलवे की जो फैसिलिटीज हैं जैसे कि पास या और जो फैसिलिटीज होती है मेडिकल की, ये वो क्या इस चीज के लिए एंटाइटल्ड होते हैं एक बार अगर आप डीएफसी में सिलेक्शन हो जाएगा तो? नहीं, रेलवे अलग चीज है, इंडियन रेलवे भारतीय रेल अलग चीज है, और डीएफसीसीआईएल एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक पीएसयू है। तो रेलवे की कुछ भी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, पास, मेडिकल फैसिलिटीज, क्वार्टर वगैरह जो भी रेलवे के है वो अलग है, तो डीएफसीसीआईएल वालों को नहीं मिलेंगे। इंडियन रेलवे अलग है काफी, डीएफसीसीआईएल अलग है, तो मिक्सअप करते हैं। हम्म। अगला सवाल, जो विपुल, ये जो डीएफसी में एक बार सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जॉब का लोकेशन क्या साउदर्न रीजन में भी हो सकता है या फिर ईस्ट और नॉर्थ में ही है? तो फिलहाल तो 2 डीएफसी बन रहे हैं, वेस्टर्न डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी। हम्म। तो अभी फ्यूचर में अभी और भी सैंक्शन कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा। तो उसमें अगर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो हो सकता है वहाँ साउथ में भी मिल सकती है। ऐसे ऐसे अभी 3-4 और कॉरिडोर बनने वाले हैं, टोटल 6 कॉरिडोर्स बनेंगे। तो अभी तो 2 ही जो है काम चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन का टाइम आ गया, 2022 में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद के अगर कॉरिडोर्स में अगर आपको पोस्ट किया जाता है तो मिल सकती है साउथ में भी पोस्टिंग, कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। अभी ये क्लियर नहीं है इन्होंने अभी जो ये नोटिफिकेशन निकाला है ये कौन से डीएफसी के लिए निकाला है,
तो वो पता चलेगा आपको, ज्वाइनिंग के टाइम पता चलता है। डीएफसी में जो कैंडिडेट है और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको इंडियन रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में कुछ छूट वगैरह मिलेगी? नहीं, रेलवे को जो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो उनके इंटरनल एग्जाम है। सिर्फ जो आईआर के कैंडिडेट्स है, जो रेलवे के कैंडिडेट जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पे, वो उन्हीं को जो है कंसेशन, उन्हीं को सब, वो भी वही एलिजिबल है उन एग्जाम्स के लिए, जो भी एलडीसी जीडीसी एग्जाम होता है, इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो रेलवे वाला ही एलिजिबल है उसके लिए, अदर कोई भी एलिजिबल नहीं है, डीएफसी वाले भी एलिजिबल नहीं है, कोई रिजर्वेशन कंसेशन वगैरह नहीं है। ओके, बिल्कुल। ये बताइए, जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर का जो एग्जाम हो रहा है इसमें जो सर्विस बॉन्ड है उसके बारे में भी बहुत लोगों के डाउट हैं। ये एग्जैक्टली क्या सर्विस बॉन्ड है? तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला है, या तो भी जो ओपन मार्केट से जो रिक्रूटमेंट हो रहा है डीएफसी में, उसमें सब में बॉन्ड सेम ही है शायद, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या जूनियर मैनेजर हो। उसमें 4 लाख प्लस जीएसटी ये सर्विस बॉन्ड है, और 3 साल के लिए। तो मैंने ज्वाइन किया था तब तो और भी ज्यादा था, ये 6 लाख था, 5 साल के लिए था। उसके बाद एक सर्कुलर के बाद में उन्होंने इस बॉन्ड को कम कर दिया था, तो अभी एट प्रेजेंट ये है कि 4 लाख प्लस जीएसटी और 3 साल के लिए है। अच्छा विपुल, ये भी बताइए, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आप आईआरएसी में चले गए, उसके बाद उस बॉन्ड का क्या हुआ? क्या आपने वो पैसा पे किया या बॉन्ड ट्रांसफर हो गया था? नहीं नहीं, जैसे मैं यहाँ रेलवेज मैंने ज्वाइन किया, तो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में था कि बॉन्ड जो है ट्रांसफरेबल है रेलवेज में। तो मैंने डीएफसी से बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है अगर कोई ऑलरेडी किसी पीएसयू में काम कर रहा है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर किसी की जॉब लग रही है, तो डीएफसी छोड़ के उसका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट में तो बॉन्ड ट्रांसफर का ऑप्शन ही रहता है, पीएसयू और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो जाएगा ट्रांसफर। हो जाता है। विपुल, मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। सबसे पहले ये बताइए, मेडिकल की कैटेगरी कौन सी है, कितना स्ट्रिक्ट होता है मेडिकल? मेडिकल की तो अलग अलग कैटेगरीज है, A1 A2 A3, ये 3 टाइप के, और उसके बाद B1 B2 है, और C1 और C2 है। सबसे टॉप पे A1 है। तो जैसे एग्जीक्यूटिव के सिविल के लिए A3 है, ओपीबीडी वालों के लिए A2 स्टैंडर्ड है। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, इंडियन रेलवे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह, उसमें सब लिखा हुआ मिल जाएगा। और स्ट्रिक्टनेस की बात ये है कि जो आई विजन है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और विजन वगैरह भी जो दिया हुआ प्रिस्क्राइब्ड विजन जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए। और ये नाइट ब्लाइंडनेस और ये कलर ब्लाइंडनेस ये सब नहीं होना चाहिए। मेन जो फोकस रहता है उनका आई विजन पे रहता है। बाकी सब तो नॉर्मल फिटनेस है, बहुत ओवरवेट वगैरह नहीं होना चाहिए। इस टाइप से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते, नॉर्मल है। और कुछ लोगों के डाउट ये था विपुल, जैसे किसी ने अगर लेसिक सर्जरी कराई है, क्या वो एलिजिबल होगा कि नहीं, या फिर कोई अगर कलर ब्लाइंड है, उसको पता है कलर ब्लाइंड है, तो वो एलिजिबल है कि नहीं? लेजिक सर्जरी वाले ये जिन्होंने करवा रखी है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। जहां जहां A3 प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, सर्जरी करवा रखी है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन तक कलर ब्लाइंडनेस का जिसको पता है, भाई जिसको पता है उसके लिए तो स्ट्रिक्टली मैं मना ही करूंगा कि कलर ब्लाइंडनेस तो पकड़ में आ जाएगा। वहां पे जो भी डॉक्टर चेकअप करेगा वो कोई एक डायरी लेके बैठा रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस तो इजीली पकड़ में आ जाएगा वहां पे। तो स्ट्रिक्टली नो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, नहीं चलेगा। नहीं जी। अच्छा विपुल, एक कैंडिडेट ने ये सवाल भी पूछा कि हाउ पे प्रोटेक्शन इज डन एज पर डीपीई गाइडलाइंस? पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन तो है डीएफसीसीआईएल में। मेरे साथ एक मेरा एक कलीग था, वो काफी साल काम करके आया था किसी अदर पीएसयू में, तो उसका पे प्रोटेक्शन हुआ था, उनकी सैलरी काफी ज्यादा थी उससे। और बाकी जो डिटेल की जो गाइडलाइन है, डीपी की गाइडलाइंस, वो मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। आप वेबसाइट वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है उससे चेक करके पता कीजिए। बट हाँ, ऑप्शन है पे प्रोटेक्शन का। अच्छा विपुल, किसी कैंडिडेट ने पूछा कि ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपका एग्जाम होता है, अगर उसमें फेल कर गए तो क्या होगा, निकाल देंगे या क्या होगा, उसके बारे में क्या है? ट्रेनिंग का जो एग्जाम है उसमें फेल वगैरह पहली बात तो कोई होता नहीं है, सिंपल सा एग्जाम रहता है, सारे लोग पास हो जाते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है वो एग्जाम, ठीक है। अगर मान लेते कोई अगर फेल भी होता है, कोई किसी को मतलब कोई बहुत ही कोशिश कर रहा है फेल होने की और वो फेल हो जाता है, तो जैसे 1 हफ्ता ट्रेनिंग पीरियड का टाइम बढ़ा लिया उसका, फिर उसके बाद वापस उसको एग्जाम लेंगे और ऐसे करके वो पास हो जाए। ये इन सब की टेंशन मत लीजिए यार, ये क्या ट्रेनिंग में जो अभी तो इतना बड़ा एग्जाम है उसको क्लियर करने की सोचिए।
ट्रेनिंग एग्जाम वगैरह इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। आप इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके जाते हो और कोई आपको ट्रेनिंग एग्जाम में फेल थोड़ी करेगा, तो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले एग्जाम। करेक्ट। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा है कुछ लोगों ने कि सीबीटी के रिजल्ट के बाद डायरेक्टली पोस्टिंग हो जाती है या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए बिल्कुल। सीबीटी का जो जैसे जब कंडक्ट होगा सीबीटी एग्जाम, उसके अराउंड 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। फिर टोटल ये जो साइकिल होती है 4-5 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग तक, ठीक है। फिर जब आप मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, या जितनी भी अलग अलग जो पोस्ट के लिए जितनी ट्रेनिंग है उतनी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग। पहले ट्रेनिंग होगी, फिर फाइनल आपकी जो पोस्टिंग। पोस्टिंग हुई, ओके। वैसे तो आपने ये पिछले वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, पिछले वीडियोस में ये ट्रेनिंग के रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल वगैरह वो सब बताया है, तो आप वहाँ देख सकते बिल्कुल। कुछ लोगों का डाउट ये है कि जो टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, और नॉन टेक के लिए भी जैसे करंट अफेयर वगैरह है, इसको कहाँ से कंप्लीट करना है, इस पे आप कुछ सजेशन दीजिए। वैसे तो आपने पिछले वीडियो में दिया था एग्जाम प्रिपरेशन वाले में, फिर भी आप थोड़ा आप बता दीजिए यहाँ पे भी। हैं। हाँ, तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो वो टेक्निकल का है, इसमें अराउंड 80 to 90% टेक्निकल क्वेश्चन है। तो टेक्निकल पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जैसे आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक जो होती है सिविल के लिए आती है, अगर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है उसके लिए गुप्ता एंड गुप्ता फॉलो कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो या जो भी नॉन टेक की तैयारी करते हो उससे चल जाएगा। रीजनिंग वगैरह ये सब स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत है नहीं। बाकी पूरा डिटेल में बताया है मैंने पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें जो भी इसका क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, सैलरी, प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल, आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड विपुल, आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? तो मैसेज यही है कि जो भी क्वेरीज है इनकी ज्यादा, जो भी आपके डाउट्स वगैरह है उनकी ज्यादा फोकस ना करें। आपका फोकस सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल कैसे होगा, ट्रेनिंग में कैसे एग्जाम होगा, प्रोफेशन पीरियड, ये सब सीरी डाउट्स है। फिर भी हमने एड्रेस किया है कि ठीक है चलो, कोई भी डाउट सिली नहीं होता वैसे देखें तो। सबके अपने अपने डाउट्स है अपने अपने लेवल पे। तो अभी आपका फोकस पूरा पूरा फोकस एग्जाम की प्रिपरेशन पे होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो मेडिकली भी किसी को कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है वो तो अभी तो छोड़िए, अभी तो एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। जब मेडिकल होगा उस टाइम देखा जाए। यस, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल। आजकल वैसे ही कोरोना के दौर में रिक्रूटमेंट वैसे ही नहीं हो रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग इन चीजों पे लगाने के बजाय आप अपनी प्रिपरेशन में पूरा ध्यान लगाइए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू विपुल। वैसे मोर और लेस हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो क्यूरीज थी लोगों की कवर किए हैं। बाकी आपको और कोई क्यूरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर हम विपुल से पूछेंगे। बट आपने अगर दो वीडियो, जो एक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सेपरेटली बनाया था, और दूसरा जो सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, उसका काम क्या है, उसके बारे में एक और वीडियो हमने बनाया। उसमें ट्रेनिंग के बारे में, मेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वंस अगेन थैंक यू सो मच विपुल फॉर कमिंग हियर। थैंक यू विष्णु। और अगर आपको जो एक्सपीरियंस हो, अगर कुछ और डाउट है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द कवर कर लिए है जितने भी कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी थे। और भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में डालिए। इफ टाइम परमिट्स, अगर समय मिला हमें तो एक कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाने की, ठीक है। बाकी थैंक यू विष्णु। थैंक यू। ओके।